बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्डर टू सीपीसी फ्रेम ऑफ सूट, ये छोटा सा ऑर्डर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो लोग स्पेशली सिविल की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, और उसके अलावा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग सिविल जज की या एडिशनल सेशन जज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें आपको सीपीसी रिक्वायर्ड है, तो उसके हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। ये बहुत सारे सवालों के छोटा सा ऑर्डर मुख्तसर है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। जैसे कि सूट जो है फ्रेम कैसे होना चाहिए, किन किन ग्राउंड पे सूट फ्रेम किया जा सकता है, अगर प्लेंटिफ ने कोई रिलीफ क्लेम करना वो भूल गया है, ये छोड़ दिया है उसने, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उसके अलावा क्या एक से ज़्यादा काज ऑफ एक्शन को वो ज्वाइंट कर सकता है। अगर जो कोई किसी को ज्वाइंट करना था नहीं किया, तो फिर कैसे नए पर्सन को ऐड उसमें किया जा सकता है, या ऐड किए हुए को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो वो क्या ये सारे काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। एक से ज़्यादा काज ऑफ एक्शन को एक ही सूट में फ़ाइल कर सकता है या सबके लिए अलग अलग सूट उसका फ़ाइल करना पड़ेगा। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ये ऑर्डर टू देता है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है। तो सबसे पहला जी उसने क्या कहा, ऑर्डर टू का रूल 1, एवरी सूट शेल एज फार एज प्रैक्टिसेबल, हर सूट जो के प्रैक्टिसेबल है, बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। अब वो कहता है कि हर सूट जो भी है प्रैक्टिसेबल, मतलब जो भी आप सूट फाइल कर रहे हैं उसके अंदर आपकी ग्राउंड होनी चाहिए जो कि फाइनल डिसीजन में उसमें को कंसीडर किया जा सके, और वो डिस्प्यूट के हवाले से होने चाहिए। मतलब जो भी आपका डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट के हवाले से आपने उसमें ग्राउंड लिखनी है जो कि फाइनल डिसीजन में हेल्प करे और मज़ीद प्रिवेंट करे फर्दर लिटिगेशन को कंसर्निंग देम। इन शॉर्ट वो ये एक प्रिसाइजली उसने डिफ़ाइन कर दिया कि सूट किस तरह का होना चाहिए, यानी कि आपने सारा का सारा रिलीफ जो है वो आप एक ही सूट में मांग लेंगे और आप सारी ग्राउंड्स उसमें मेंशन करेंगे जो जो भी आपको प्रॉब्लम है, ना कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करें और एक सूट फाइल कर दें, उसका फैसला हो जाए और उसके बाद फिर आप उसका दूसरे हिस्से का दोबारा सूट फाइल कर रहे हैं और फिर तीसरे हिस्से का दोबारा सूट फाइल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि जो फ्रेम सूट करना है आपने वो मतलब एक साथ ही एक ही क्लेम में आपने वो एक ही सूट में आपने सारे क्लेम कर लेने हैं उस डिस्प्यूट पर्टिकुलर डिस्प्यूट से रिलेटेड ना। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देख लें कि वो विरासत का अगर कोई इशू है, एक फादर की डेथ होगी और अब उसके जो है वो 8 बच्चे हैं, 8 में से एक बंदा जो है वो लाहौर रहता है, एक कराची रहता है, बाकी 5 या 6 मुल्तान में रहते हैं या किसी भी सिटी में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो एक ही सिटी में रहते हैं उन सब ने एक सूट फाइल कर दिया और उसको डिग्री करवा ली या व्हाट्सएवर, और जो बाकी 3 लोग थे उनको मेंशन ही नहीं किया उसमें ना। तो अब ये क्या है, इस तरह का सूट नहीं होना चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ सूट में जब आप करेंगे तो फिर आपने तमाम पार्टीज़ को ऐड करना है और उसके तमाम ग्राउंड लिखनी है कि जी टोटल पर्सन इतने हैं, ये इसमें रिलीफ मांग रहे हैं और ये नहीं मांग रहे लेकिन उनका उससे कंसर्न है। तो आपको चाहिए कि आप उन लोगों को ऐड करें, डिफेंडेंट के तौर पर ऐड कर लें, फिर भी वो नहीं आते तो वो एक अदरवाइज है। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आपने ऑल कंसर्निंग पर्सनस ऑल द ग्राउंड्स को फ्रेमिंग ऑफ सूट में मेंशन करना है ताकि फर्दर लिटिगेशन से बचा जा सके। ठीक हो गया। अच्छा जी, रूल 2, ऑर्डर टू, रूल 2 का क्या कहते हैं, एवरी, अब रूल 2 की क्लॉज सब क्लॉज 1 है, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम। अब पूरा का पूरा क्लेम आपने हर सूट में मांगना है, विच द प्लेंटिफ इज इंटाइटल टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द काज ऑफ एक्शन, उस काज ऑफ एक्शन के हवाले से जो कि प्लेंटिफ जिसका इंटाइटल है उसका क्लेम उसने पूरा का पूरा उस एक सूट में ले लेना है, मतलब क्लेम करना है, मांगना है। बट अ प्लेंटिफ में रिलिंक्विश, लेकिन प्लेंटिफ जो है रिलिंक्विश कर सकता है एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, उस क्लेम का कोई भी पोर्शन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब वो इस वजह से उसको रिलिंक्विश करेगा कि वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो आता है, तो फिर तो वो कर सकता है। अदरवाइज अगर वो छोड़ देगा तो फिर उसको वो क्लेम वो दोबारा नहीं कर सकता। इसके ऊपर इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये जो आपका एक क्वेश्चन आता है रेस जुडिकाटा के हवाले, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम में,
कि रेस जुडिकाटा क्या है और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बताएं। ये अभी रिसेंटली एग्जाम्स में भी आया हुआ था। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में ये वाली चीज़ भी फॉल करती है कि आप अगर किसी ने अपना क्लेम वो छोड़ देता है तो फिर वो उसके ऊपर दोबारा वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ये अगली क्लास 2 में मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से उसकी एक्सेप्शन में आ जाता है कि अगर वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बनता है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है वो दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आ रही है, तो फिर वो उसका एक पोर्शन वो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है वो वहाँ से क्लेम कर लेगा, बाकी जो जहाँ दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है अगर वो चाहता है कि वो उसको वहीं से क्लेम करे तो फिर वो उतना हिस्सा वो छोड़ सकता है, अदरवाइज वो सारा का सारा सीपीसी उसको एम्पावर करती है। सेक्शन 16 जो है, सॉरी 16 में तो सब्जेक्ट मैटर है, आगे 17 18 है जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से डील करते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी जो है एक से ज़्यादा कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में तो किसी भी कोर्ट में सूट फाइल हो सकता है। लेकिन ये प्लेंटिफ के चॉइस पर होता है कि अगर वो करना चाहे तो उधर भी कर सकता है, पोर्शन वो डिपेंड करता है केस टू केस ना। लेकिन अदरवाइज जो जनरल रूल यही है कि उसने सारा का सारा क्लेम एक ही सूट में वो सीक करना है। ठीक है जी। अब ऑर्डर 2 रूल 2 की सब क्लास 2 कहती है, ये बेसिकली ये रेस जुडिकाटा के वो जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ना उसके क्रॉस रेफरेंस में यूज़ होती है। वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू, अगर कोई प्लेंटिफ ओमिट कर देता है सू करने, सू में मतलब जो उसने सूट फाइल किया उसमें उसने कोई ग्राउंड ओमिट कर दी या कोई जो उसके क्लेम था वो उसने लिखा ही नहीं, ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विश ओमिट जो है वो उसने मतलब अगर गलती से उसने कर दिया या उसकी नॉलेज में नहीं था कि उसको लेना चाहिए या उसे पता था लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर नहीं लिया या जानबूझकर वो छोड़ देता है कोई एक पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सूट, तो फिर बाद में वो उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और सो रिलिंक्विश्ड क्लेम। तो उस पोर्शन के ऊपर जो उसने क्लेम रिलिंक्विश किया है या छोड़ दिया तो उसके ऊपर वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। ये होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अच्छा जी, आगे है रेस जुडिकाटा का सेक्शन तो हर किसी को पता है, जिसने सीपीसी को थोड़ी बहुत भी जिसके पास नॉलेज है उसे पता है कि सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकाटा को डील करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का सबको नहीं पता होता तो वो ऑर्डर 2 की क्लास 2 की सब क्लास 2 में है। उसके अलावा भी और जगह पर आएगा, वो फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। आगे है जी रूल 3 ऑर्डर 2 का, a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief। अब एक पर्सन अगर कोई इंटाइटल है एक से ज़्यादा रिलीफ का तो फिर वो एक ही काज और एक काज ऑफ एक्शन के तहत उसके काफ़ी सारे रिलीफ बनते हैं, तो वो क्या करेगा सबका एक ही सूट फाइल कर देगा। But if no omits except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। लेकिन अगर वो उसने कोई एक रिलीफ ओमिट कर दिया मतलब एक काज ऑफ एक्शन की बेस पर उसने एक से ज़्यादा उसके रिलीफ बनते थे और उनमें से कोई एक रिलीफ उसने छोड़ दिया, आगे इसकी एग्जांपल भी आ रही है उसके भी पढ़ते हैं तो मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ लेकिन सिवाय कोर्ट की परमिशन के, अगर कोर्ट उसे परमिशन करती है तो फिर तो वो रिलीफ बाद में भी क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो रिलीफ बाद में क्लेम नहीं कर सकता जो उसने ओमिट कर दिया। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जिसकी फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, इस रूल के तहत एन ऑब्लिगेशन एंड कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action। सक्सेसिवली राइजिंग मतलब एक जैसे ट्रांजैक्शन है ना, ये इसमें इसकी एग्जांपल बाद में पढ़ते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट में चल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लेना तो वो उसमें एक होती है कंटिन्यूस गारंटी, तो बेसिकली ये उस कंटिन्यूस गारंटी की एग्जांपल है कि जैसे अब एक शख्स ने गारंटी दी किसी शख्स के बारे में, उसने कहा कि जी ये बंदा जो है पूरे महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शन करता है मतलब जितना भी चीज़ें उधार लेने के लिए वो करता है तो वो इसको पूरे महीने में देते जाना ना, ठीक है, अगर ये नहीं पे करेगा तो मैं लायबल हूँ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जितनी भी वो ट्रांजैक्शन होंगी उसकी एक दफ़ा कही हुई बात के ऊपर जितने भी उसने उधार लिए होंगे उस सब की लाइबिलिटी उस एक शख्स के ऊपर आ जाएगी। अब जिसने उधार दिया था अब वो क्लेम करेगा तो फिर उसने ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का क्लेम करना है। अब फॉर एग्जांपल उसने 30 दिन में उसको 30,000 रुपये का
लोन दे दिया या 30,000 रुपये की उसने परचेजेस कर ली किसी शॉपकीपर ने। अब जो शॉपकीपर है वो पूरे के पूरे 30,000 को 3 दिन का जितना भी उसका बिल बन रहा है उसको पूरे को क्लेम करेगा। अगर उसने उसमें से कोई एक डे स्किप कर दिया, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने 15 तारीख को 1,500 रुपये का सामान लिया और पैसे नहीं दिए, तो वो छोड़ गया, बाकी उसने क्लेम कर लिया। तो जो उसे छोड़ चुका है उसका उसे फिर बाद में क्लेम नहीं मिल सकता, सिवाय इसके कि कोर्ट की परमिशन ले ले। मतलब कोर्ट भी कोई परमिशन कैसे लेगा कि वो एप्लीकेशन देगा कि वो 7 मिस हो गया, तो फिर उसको ऐड किया जा सकता है बाद में भी अमेंडेड प्लेन के जरिए। अब इलस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं। ए लेट्स अ हाउस टू बी एट अ ईयरली रेंट ऑफ ₹1200। अब ए ने हाउस जो है वो रेंट पर दिया है बी को 1,200 रुपये किराए पे। द रेंट फॉर द होल ऑफ द ईयर्स 1905, 1906 एंड 1907 इज ड्यू एंड अनपेड। अब 3 सालों का जो रेंट है वो अनपेड है। ए सूज बी इन 1908। अब 1908 में 5, 6, 7 का अनपेड था और उसने 1908 में फाइल किया सूट ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906। अब उसने 1 साल का रेंट उसने क्लेम कर लिया। ए शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1905 और 1907। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि वो अगर उसने 3 साल का रेंट पे बनता था और तीनों में से उसने सिर्फ 1 साल का क्लेम किया तो उसे 1 साल का ही मिलेगा, बाकी 2 सालों का उसने क्लेम नहीं किया तो फिर उसको नहीं मिलेगा। ये चीज़ बेसिकली प्रेयर में डील करती है कि आपने प्रेयर में जो चीज़ रिलीफ मांगेंगे वही आपको मिलेगा। अच्छा जी, ऑर्डर 2 रूल 3 की क्लॉज 1, same as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit several causes of action। अब एक पहले जो बात हो रही थी वो एक काज ऑफ एक्शन की बेस पर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन के हवाले से हो रही थी, लेकिन यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारी काज ऑफ एक्शन है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। पर्सन एक ही है, काज ऑफ एक्शंस डिफरेंट आ गई हैं, और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली, या फिर काफ़ी सारे डिफेंडेंट जो है वो जॉइंटली हो गए और उन सब के अगेंस्ट एक ही काज ऑफ एक्शन है या काफ़ी सारे काज ऑफ एक्शन है सेम डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। एंड एनी प्लेंटिफ्स हैविंग काज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड। अब काफ़ी सारे प्लेंटिफ हैं और काफ़ी सारे डिफेंडेंट्स हैं और काज ऑफ एक्शन जो है उनके दरमियान जो है वो सेम है। इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली मे यूनाइट सच केसेस ऑफ एक्शन काजेस ऑफ एक्शन इन द सेम सूट। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि अगर एक पर्सन को काफ़ी सारी काज ऑफ एक्शंस अवेलेबल है किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो वो भी एक सूट फाइल कर सकता है, और अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स को काज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड है अगेंस्ट द वन डिफेंडेंट तो भी सूट फाइल इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हैं और काज ऑफ एक्शन एक है और डिफेंडेंट्स भी ज़्यादा हैं तो भी सूट फाइल हो सकता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कि आपने जो आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक कंपनी है, कंपनी जो एक पर्सन हो गया उसने काफ़ी सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, या शेयर होल्डर्स का लगा लें, उनका कोई इश्यू होता है तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो हैं उन सब की जितनी भी काज ऑफ एक्शन है, जितने भी ग्रीवेंसेज हैं, मतलब तमाम शेयर होल्डर्स के शेयर डिफरेंट होंगे, किसी का 1,000 का होगा, किसी का लाख का होगा, किसी का 10 लाख का, किसी का 10,000 का, तो वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक ही सूट फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर कंपनी को शेयर होल्डर से कोई इशू है, उसने सूट फाइल करना है, तो एक कंपनी होगी और वो सारे डिफेंडेंट शेयर होल्डर्स को डिफेंडेंट्स के तौर पर बनाकर सूट फाइल कर सकते हैं। ये कंपनी की मिसाल है, आप इसको ज़मीन की मिसाल पर भी ले सकते हैं, किसी भी उसमें केस में जो किया जा सकते हैं। आगे है जी 2, ये ऑर्डर 2 रूल 3 क्लास 2, वेयर काज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड। अब यहाँ पर काफ़ी सारी काजेज ऑफ एक्शन यूनाइटेड हो गई हैं, इकट्ठी एक ही सूट में हो गई। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड द सूट शेल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर्स एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट। अब अगर काफ़ी सारी काज ऑफ एक्शन इकट्ठी हो गई हैं तो फिर जुरिस्डिक्शन का मामला होगा कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, तो फिर सब्जेक्ट मैटर वो जुरिस्डिक्शन का तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे टाइप्स की जुरिस्डिक्शन होती है, उनमें एक सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होती है और एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है, फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, एपलेट जुरिस्डिक्शन होती है और उसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। तो वो जिस कोर्ट की फिर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है अमाउंट वैल्यू के अमाउंट के हवाले से, तो उस कोर्ट में फिर सूट फाइल होगा अगर काफ़ी जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाता है तो। अच्छा जी, रूल ऑर्डर 2 रूल 4,
नो काज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंट विद द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो कहता है कि कोई भी काज ऑफ एक्शन सिवाय कोर्ट की लीव के, मतलब कोर्ट की परमिशन के, ज्वाइन नहीं की जाएगी किसी भी सूट में जो कि सूट हो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट है तो फिर कोई भी काज ऑफ एक्शन ज्वाइंट नहीं की जाएगी। मतलब एक काज ऑफ एक्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से तो फिर एक सूट फाइल होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर एक से ज़्यादा सूट फाइल होंगे। ये एक्सेप्शन क्लाज है, लेकिन उसमें उसने कहा कि अगर कोर्ट जज दे दे तो हो सकता है। अब आगे क्या है जी, सिवाय इसके अब कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला, क्लेम्स फॉर मीन्स प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ। ये मीन प्रॉफिट को मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ सेक्शन वाले पोर्शन में, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ चूँकि आ गया तो थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट कर देते हैं। ये होता है ऐसा प्रॉफिट अगर आप की कोई प्रॉपर्टी है और वो किसी के इलीगल पोजेशन में आ गई है। अब उस इलीगल पोजेशन के दौरान उसके ने जितना भी प्रॉफिट गेन किया है उस प्रॉपर्टी से, चाहे वो आपकी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है और किसी भी टाइप का उसने प्रॉफिट उसमें से ले लिया, तो उस प्रॉफिट को मेन प्रॉफिट कहते हैं और वो आपका हक बनता है, आप वो क्लेम कर सकते हैं। अब एरियर्स ऑफ रेंट, रेंट के एरियर्स मतलब रेंट जो था वो ड्यू डेट पे था, जैसे कि नॉर्मली 5-10 तारीख होती है रेंट की ड्यू डेट, तो उसके बाद जो वो चार्जेस लगते हैं वो एरियर्स होते हैं। जैसे कि आपका बिल होता है तो अगर आप ड्यू डेट में पे कर दें तो वो तो ड्यू अमाउंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप जो फाइन पे करते हैं ड्यू डेट के बाद पे करने वाला तो वो एरियर्स होते हैं। तो इसी तरह एरियर्स ऑफ रेंट होते हैं। तो वो इसमें आप सूट मतलब काफ़ी सारी काज ऑफ एक्शन जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे महीनों के एरियर्स मौजूद बचे में आपके, तो उन सबको आप इकट्ठा एक ही सूट में फाइल कर सकते हैं। दूसरा कब कर सकते हैं, क्लेम्स फॉर डैमेजेस और फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड। अब अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी के तहत तो फिर उसका भी काफ़ी सारे क्लेम अगर हैं तो आप वो सारी काज ऑफ एक्शन एक ही सूट में फाइल कर सकते हैं। थर्ड है जी, क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन। अब अगर कोई रिलीफ सॉट किया गया है तो वो सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर है, मतलब एक काज ऑफ एक्शन है और उसके एक से ज़्यादा क्लेम बन रहे हैं तो फिर उनको इकट्ठा किया जा सकता है। अब इसकी मजीद प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडेम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मतलब वो कह रहा है कि इस रूल के तहत ये किसी भी पार्टी को नहीं मना किया जाएगा कि वो सूट फॉर क्लोजर। अब सूट फॉर क्लोजर क्या होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाते हैं तो मॉर्गेज के बाद अगर उसने मॉर्गेज अमाउंट नहीं पे की ड्यू डेट के अंदर तो फिर क्या है, जो मॉर्गेजी होता है उसके पास राइट होता है फोरक्लोजर का कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे ले ले। और जो रिडम्पशन होता है वो मॉर्गेजर का राइट होता है कि वो अगर मॉर्गेजी ने उसकी प्रॉपर्टी सेल की है या वो नहीं वापस कर रहा और वो मॉर्गेजर जो है वो अमाउंट अपनी मॉर्गेज मनी जो है वो पे करने को तैयार है, लेकिन मॉर्गेजी जो है वो अपनी बात से मुकर गया या कोई भी इशू है, तो फिर मॉर्गेजर के पास राइट टू रिडम्पशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा ले, वापस ले सकते हैं। तो वो पोजेशन लेने के लिए जो है वो सूट फाइल कर सकता है। मतलब काफ़ी सारे काज ऑफ एक्शन अगर है, मतलब उसकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसने मॉर्गेज करवाई हुई थी, अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ही मॉर्गेजी के पास थी तो वो उन सब का रिकवर करवाना चाहता है, रिडीम करवाना चाहता है या फिर क्लियर करना चाहता है मॉर्गेजी, तो फिर इस पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब सारे के सारी प्रॉपर्टी जो है वो एक ही सूट में क्लेम की जा सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है नो क्लेम बाय और ये है ऑर्डर 2 का रूल 5। नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर एज सच शैल बी ज्वाइंट विद क्लेम्स बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर alleged to arise with reference to the state in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued an executor administered or heir or are such as he was entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he represent। अब वो कहता है कि कोई भी क्लेम किसी भी अगेंस्ट बाय और अगेंस्ट, मतलब या तो एग्जीक्यूटर खुद है या एग्जीक्यूटर के अगेंस्ट है या एडमिनिस्ट्रेटर खुद है या उसके अगेंस्ट है या कोई हेयर
जो लीगल हेयर है उस वो खुद है या उसके अगेंस्ट है, ज्वाइन नहीं किया जाएगा बाकी सारे क्लेम्स को उसके अगेंस्ट पर्सनली, मतलब एक अगेंस्ट एग्जीक्यूटर के, या फिर सिवाय इसके जो लास्ट मेंशन क्लेम्स है जो ऊपर बताए गए हैं वो अराइज हो रहे हैं रेफरेंस टू द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, उस प्लेंटिफ की स्टेट से, एक ही मतलब उसकी स्टेट है प्रॉपर्टी है उससे अराइज हो रहे हैं, या फिर वो जो डिफेंडेंट है उसके जिसको सू किया गया है या उस जो सूट फाइल करने वाला है या सूट फाइल किया गया जिसके खिलाफ, वो अगर कोई एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है या हेयर है और वो इंटाइटल्ड है उसका लाइबल का जॉइंटली विद द डिसीज पर्सन विद होम ही रिप्रेजेंट, तो फिर तो उसके अगेंस्ट किया जा सकता है। अब इन शॉर्ट आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो वो कह रहा है कि किसी भी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर के अगेंस्ट, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर या हेयर एक से ज़्यादा क्लेम जो है वो ज्वाइंट नहीं कर सकता किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, सिवाय इसके कि वो जो प्रॉपर्टी है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिसके बिहाफ पर वो फाइल कर रहा है सूट या जिसके बिहाफ पर फाइल हो रहा है सूट, तो वो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो उसकी स्टेट से वो डिराइव हो रही हो। अच्छा जी, आगे है रूल 6 ऑर्डर 2 का, वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट, अगर कोर्ट को ये जाहिर होता है, कोर्ट को ये लगता है टू द कोर्ट दैट एनी काजेज ऑफ एक्शन ज्वाइंट इन वन सूट, के एक से ज़्यादा काजेज ऑफ एक्शन जो है ज्वाइंट हो गई हैं वन सूट में, कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्राइड और डिस्पोज्ड ऑफ टुगेदर, कि वो काज ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा हैं तो वो एक तरह से खिचड़ी सी पक गई है और कोर्ट को लगता है कि इसका फैसला एक साथ एक ही सूट में नहीं हो सकता। द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच ऑर्डर अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट, तो फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि भाई इस सबका सेपरेट ट्रायल होगा या फिर कोई भी मुनासिब ऑर्डर जो कोर्ट को मुनासिब लगता होगा। ऑर्डर 2 Rule 7 all objections on the ground of misgender of causes of action shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have waived। अब वो कहता है कि अगर मिसजेंडर के हवाले से कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी का तो वो एट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे वो इश्यू ऑब्जेक्ट करेगा, मतलब जैसे कि अगर किसी ने कोई सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट किसी को उसमें ऐड कर दिया, गलती से ऐड कर दिया, तो वो मिसजेंडर का ऑब्जेक्शन जो है वो फ़ौरन ही शुरू में होगा और इन आर केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड और एट और बिफोर सच सेटलमेंट, तो या तो इश्यूज सेटल करने से पहले पहले होगा या फिर किसी भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, मतलब जैसे उनको पता चलेगा, नॉलेज में आएगा तो वो फ़ौरन ही वो किया जाएगा, सिवाय इसके कि वो ऑब्जेक्शन ही बाद में रेज़ हुआ हो। बाद में रेज़ कैसे हुआ होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स जो है वो मिसजेंडर उन्होंने कर दिया और वो उसका उसमें से इंटरेस्ट बनता था, उसने प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी हुई थी या बेची हुई थी या कोई इशू था, वो एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे, अब उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो अपना शेयर जो है वो रिलिंक्विश कर देता है या उसी पर्सन का प्लेंटिफ को ही वो सेल कर देता है, तो अब वो उसने तो अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म कर दिया, तो लिहाजा अब उसका उसमें शेयर बनता ही नहीं है, उसके अगेंस्ट वो क्लेम बनता ही नहीं है, तो फिर वो बाद में ऐसा इशू अराइज हुआ है तो फिर वो बाद में भी मिसजेंडर वाला ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि भाई मैंने तो अपना हिस्सा दे दिया तो अब मुझे क्यों डिफेंडेंट के तौर पर रखा जा रहा है, तो फिर उसको बतौर डिफेंडेंट डिलीट कर दिया जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर ऑब्जेक्शन नहीं वो किया जाता तो फिर उसका वो जो राइट है वो डीम किया समझा जाएगा कि उसने वेव्ड कर दिया है। ऑर्डर 3 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।